तो केमिकल बॉन्डिंग 1 में एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो उसमें देखो NH4Cl के अंदर NH4+Cl- फॉर्म होगा, तो उसमें NH4+ के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, NH4+Cl- आयनिक बॉन्ड है। K+Cn- में K+Cl- आयनिक बॉन्ड हो गया, Cn- के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में कॉपर 2+ और सल्फेट आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और वाटर जो है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है और वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। NaOH के अंदर Na+OH- आयनिक बॉन्ड हो गया और OH के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें सारे ही केसेस में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ABCD। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, रोटेशन अराउंड द बॉन्ड बिटवीन द अंडरलाइंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड इन। तो आप जानते हो, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या तो डबल बॉन्ड की वजह से या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आता है या रिंग की वजह से आता है। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो C2H4 है। C2H4 के अंदर एल्कीन का केस होगा तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। H2O2 में सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। एक बार इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले C2H4 लीजिए, तो C2H4 में देखो कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, बोलो। इसके बाद H2O2 के केस में देखो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन अलाउड है। Al2Cl6 अगर हम बनाएंगे तो इसमें 6 Cl है, तो पहले 2 एल्यूमिनियम के साथ तो Cl के बॉन्ड बन गए। इसके बाद एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन अपना यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो उसमें देखो रिंग बन गई, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। और C2H6 लेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी फ्री रोटेशन अलाउड है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस किस केस में हुआ, एक ऑप्शन ए में और एक ऑप्शन सी में। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल आइदर थ्रू पाई बॉन्ड और विद द रिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सब्सटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर कोवेलेंट। तो मैंने आपको समझाया था कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बनता है। तो उसमें देखो Zn2+ फॉर्म दे रखी है, Zn2+ फॉर्म का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हुआ। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हुआ तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बनेगा, तो जिंक के दोनों कंपाउंड में हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बनने वाला है। दैट्स व्हाई आंसर विल बी सी एंड डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक करना है। तो AlCl3 में तो देखो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हाइपोवेलेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो देखो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये आंसर हो गया। FeCl6 4- बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें Cn- अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आयरन को डोनेट करेगा बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखेंगे। Cn के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, आयरन के पास डेफिशिएंसी। तो मैंने आपको रूल सिखाया था, अगर किसी एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरे एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है। तो लाइक दिस हियर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड FeCl6 4-, इसमें आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट होगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और उसके बाद N3- अगर हम बनाएंगे तो पहले नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो एक माइनस चार्ज लगा दो, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। समझ गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केसेस कौन कौन से हो गए, BCD। सर फिफ्थ क्वेश्चन में जब आपने बताया है सर, उसमें एक चीज आपने बताई थी कि इस पे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, तो सर इस हिसाब से बी क्यों नहीं होगा? लास्ट रूल बताया था कि अगर कैटायन में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हर उस कैटायन से ज्यादा हो जाएगा जो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कर रहा है। अगर Sn2+ Sn4+ कंपेयर करोगे तो Sn4+ का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम 2 कौन से हैं, तो मैक्सिमम 2 जिंक वाले हो जाएंगे। यस सर 6th का सी और डी पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 6 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑक्टेट टूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो ऑक्टेट टूल चेक करना है, तो ऑक्टेट टूल BRF5 में चेक करो, सब में केस चेक कर लो। ऑक्टेट टूल का मतलब होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए। BRF5 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 बॉन्ड और बना दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो BrF5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट रूल वायलेटेड। इसमें चेक करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। IF7 में चेक करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वैलेंस शेल में। ये सब ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे तो इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। तो उसका आंसर ABC हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नंबर ऑफ XX बॉन्ड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला H2S6। उसका मतलब इनके स्ट्रक्चर बनाने, पहले आप B2S6 जानते हो, उसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये आपका B2S6 हो गया, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो बॉन्ड बनता है दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो उसमें BB बॉन्ड डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है। C2H6 बनाएंगे तो इसमें CC बॉन्ड डायरेक्टली प्रेजेंट है। तो उसने पूछा है XX बॉन्ड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो ये आंसर हो गया आपके लिए। उसके बाद Al2H6 बनाएंगे तो बिल्कुल सिमिलर केस है जैसा B2H6 है। उसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी बिल्कुल वैसे ही बना जैसे C2H6 बना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और Si2H6 बनाएंगे तो सिलिकॉन से सिलिकॉन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा लाइक दिस। तो उसने पूछा है किस किस केस में XX बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका आंसर हो जाएगा B एंड D। सॉरी, नो XX बॉन्ड पूछा है तो आंसर हो जाएगा A एंड C। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नो XX बॉन्ड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला H2S6, तो उसका आंसर हो जाएगा AC, बिकॉज A एंड C के केस में आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, A एंड B। स्टैंडर्ड सवाल है, आपको बताया हुआ है SiO2 के अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। हर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, और फिर फर्दर ऑक्सीजन को सिलिकॉन से कनेक्ट कराते जाओ, ऐसे पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्टेट से भी इसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर का आइडिया है तो आप बता दोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। BN होल X लिखा हुआ है तो ये भी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है। दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो इसमें भी लेयर स्ट्रक्चर आएगा, ये भी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। P4 वाइट फॉस्फोरस अगर बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल सिंगल यूनिट होती है, और CCl4 बनाएंगे तो ये भी सिंगल यूनिट है। तो इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया A और B के अंदर, उसका आंसर हो गया AB। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इट्स गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स SS बॉन्ड। तो सल्फर के अंदर अगर आपको SS बॉन्ड चेक करना है तो उनके सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे पहले। सबसे पहले H2SO8 मार्शल्स एसिड आपको पता है, अपने रेडॉक्स के टाइम पढ़ा हुआ है। परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। H2S2O6 बनाएंगे तो इन दिस केस वी हैव सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंक। ये हो गया आपका H2S2O6, उसमें सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद H2S2O4 बनाएंगे, ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस 2 ऑक्सीजन हटा के लोन पेयर डालना पड़ेगा। तो दिस इज H2S2O4। और उसके बाद H2S2O5 बनाएंगे तो इसमें भी SS बॉन्ड डायरेक्टली प्रेजेंट होगा लाइक दिस। तो उसका आंसर लिखेंगे BCD। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइज टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जीज। सही है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जीज लगभग बराबर होनी चाहिए। जो बहुत कम स्टेबिलिटी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिप्रेजेंटेड सच दैट अनलाइक फॉर्मल चार्जेस resides on the atom that are far apart। तो सिमिलर चार्जेस contributing structure should be represented such that unlike formal charges resides on atom that are far apart। तो मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो फार अपार्ट लिखने एक दूसरे से।
उसका लिखा है द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी प्रेफरेबली हैव पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, ये भी सही है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नंबर चेंज नहीं कर सकते। तो सारी कंडीशन सही लिखी हुई है इसकी, उसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। समझ गया ना, केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बस नोट्स में 2 लेक्चर देखिएगा तो सीधे सीधे डेफिनेशंस लिखिए, वही चीज़ बताई गई है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 14। N2 has a linear unsymmetrical structure that may be सर thought सर to be। एक बार 12 देखो 14 क्वेश्चन के लिए आपको N2O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, तो पहले आप एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। N2O के केस में ऐसे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना के यहाँ ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। रेजोनेंस लिखते टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में ब्रेक कर देते हैं विद चार्जेस, तो इस पे प्लस इस पे माइनस आ जाएगा। इस पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है। दूसरा अगर हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दो, तो एन डबल बॉन्ड ओ, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। स्ट्रक्चर मैच करा लीजिए। पहला वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो मैच कर रहा है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर चेक करोगे तो वो मैच नहीं कर रहा है, तीसरा वाला स्ट्रक्चर भी मैच नहीं कर रहा और चौथा वाला स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। तो उसका आंसर अगर आप देखोगे, मैंने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए सीधे, उसका आंसर चेक करेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट लिखा हुआ है, तो उसका आंसर लिखोगे ए एंड डी। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा है शेप ऑफ NH3 सिमिलर टू, तो पहले आप NH3 की शेप बनाओ, पिरामिडल शेप आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। दिस इज sp3 पिरामिडल। बाकियों के स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे चेक कर लो। सेलेनियम देखो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो अगर हम SCO3 2- बनाएंगे तो सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन सब एक ही ग्रुप हुआ, तो सेलेनियम को लिया हमने, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया, एक के साथ माइनस चार्ज, एक के साथ माइनस चार्ज और एक लोन पेयर, ये पिरामिडल शेप आ जाएगी। उसके बाद CH3- बनाएंगे तो इसमें 3 H के साथ सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर आएगा विद माइनस चार्ज, ये भी पिरामिडल शेप हो गया। BH3 बनाएंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 है, ये भी sp3 पिरामिडल आएगा, ये sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। एंड सिमिलरली CH3 प्लस बनाएंगे तो CH3 प्लस में भी एक प्लस चार्ज आएगा, तो ये sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। पिरामिडल शेप पूछी गई अमोनिया जैसी, तो उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, CH3 प्लस और BH3 ये दोनों sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अमोनिया के केस में ज्योमेट्री पिरामिडल शेप है sp3 की वजह से, तो उसका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम शेप एज N2O। अभी मैंने N2O का स्ट्रक्चर बनाया था, N2O इज लीनियर, तो उसमें लीनियर स्ट्रक्चर चेक करना है आपको। देखो CO2 लीनियर आएगा, SnCl2 बेंट हो जाएगा, SO2 बेंट हो जाएगा और BeCl2 लीनियर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। उसको भी ड्रॉ कर दीजिए जरा। N2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट इज N ट्रिपल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री आएगी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। CO2 बनाएंगे तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री होगी। SnCl2 बनाएंगे तो कार्बन फैमिली है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो बेंट शेप हो गया। SO2 बनाएंगे तो उसमें भी देखो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, ये भी बेंट शेप हो गया। और BeCl2 बनाएंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर आ जाएगा, तो उसके हिसाब से इसका आंसर अगर रिपोर्ट करेंगे तो इट इज ए एंड डी। आ गया समझ। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर। तो पहला स्ट्रक्चर देखो I3 - sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर लीनियर आएगा। I3 प्लस देखेंगे तो ये बैंड शेप बनेगा। PbCl2 चेक करोगे तो कार्बन फैमिली ये भी बैंड हो जाएगा, तो इसको आयनिक कंपाउंड लिखना चाहिए I3 Pb2 प्लस Cl- करके लिखेंगे। और XgF2 देखेंगे तो ये लीनियर आएगा फिर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो उसका आंसर भी देखिए AD हो जाएगा। बना लोगे स्ट्रक्चर।
23rd में देखो I3 माइनस बनाएंगे तो आयोडीन सेंट्रल एटम, 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया I3 माइनस, sp3d लीनियर। I3 प्लस बनाएंगे तो आयोडीन सेंट्रल एटम, 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड, 1 पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव की वजह से, एक पॉजिटिव की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाने में चलेगा, 2 लोन पेयर, बेंड शेप आ जाएगी। ठीक है, ये sp3 बेंड हो जाएगा। इसके बाद PbCl2 में मोस्टली आयनिक कंपाउंड लिख सकते हो, तो आप 2b प्लस 2cl माइनस भी लिख सकते हो, तो लीनियर होने कोई लॉजिक ही नहीं। इसके बाद XeF2 चेक करेंगे तो ये फिर से लीनियर हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर की वजह से, sp3d लीनियर। उसमें लीनियर ज्योमेट्रीज पूछी है तो उसका आंसर हो जाएगा A एंड D। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। सर 25 का डी पार्ट एक बार। 25 में OFO एंगल इन F2 इज ग्रेटर देन वाटर एंगल डिवाइड होगा ना, वाटर का एंगल ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में OF2 बना रहे हैं अगर हम, ये ऐसे होगा, वाटर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया। यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने ऐसे सवाल बताया था आपको, अगर याद हो तो। इस केस में देखो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर पास पास आ गए। यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। बाकी दोनों में दो दो लोन पेयर रिपल्शन है तो इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर देंगे। तो अगर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा OF2 से, तो आंसर डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सर बॉन्ड इसका एंगल ऑफ वाटर आंसर वुड बी हायर देन दैट ऑफ OF2। हो गए बाकी सर। तो बाकी केस भी अगर चेक करना है OF3 में तो इसमें वाटर और अमोनिया का केस भी चेक कर लो, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा, क्योंकि वाटर में लोन पेयर रिपल्शन लग रहा है, इसमें लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल अपने आप कम हो जाएगा। और वैसे ही NH3 चेक कर लीजिएगा तो उसका आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है द शेप विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट टू बी डिस्टॉर्टेड। तो देखो BrF3 लिखेंगे तो टी शेप बनेगा ये। BrF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, sp3d, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा तो शेप डिस्टॉर्ट कर जाएगी। उसमें जो फ्लोरीन का एंगल है मैंने आपको बोला था ये 90 डिग्री नहीं बचेगा, लोन पेयर का रिपल्शन लगने की वजह से फ्लोरीन थोड़ा बेंड कर जाएगा, तो ये कुल मिला के अम्ब्रेला शेप आ जाएगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगा एक्चुअली, बेंड कर जाएगा। इसमें अच्छा डिस्टॉर्शन है, सर, कितना बेंड करेगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? भी करेगा ना, उसने पूछा डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा, ये पूछा है। ये ठीक है सर, लेकिन सर जैसे कहीं पूछ लेता है तो क्या हम कर सकते हैं ये डिसाइड? ये ऐसे 90 डिग्री आएगा, कितना ये नहीं बताया। तो ClF3 के केस में शेप डिस्टॉर्ट हुई, ये कंफर्म बताया कि वो 90 डिग्री एंगल नहीं बचेगा, शेप डेफिनेटली बेंड कर जाएगी, इट विल बी लाइक दिस। तो शेप डिस्टॉर्ट हुई, ClF3 बिल्कुल आइडेंटिकल केस है। अब XeF4 चेक करो। XeF4 बनाएंगे तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, दोनों लोन पे देखो 180 डिग्री पे है। जब दोनों लोन पे 180 डिग्री पे है तो दोनों बराबर रिपल्शन लगाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर बनेगा। मतलब इसमें ऊपर से जितना रिपल्शन लग रहा है नीचे से भी उतना रिपल्शन लग रहा है, तो ये sp3d2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी और इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं होगी, तो नो डिस्टॉर्शन। तो ये आंसर हो जाएगा। और XeF6 देखेंगे तो आपको पहले से उसका शेप ही मालूम है, डिस्टॉर्टेड ऑक्साइड है। XeF6 है, बट सर लास्ट में आपने एक कोटेशन लिखवाया था कि ये डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। मैंने कब लिखाया था, इसकी शेप ही डिस्टॉर्टेड ऑक्साइड होती है, तो उसका आंसर होगा XeF6। मैंने ही लिखवाया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टीरियो केमिकली इनर्ट ऑर्बिटल में होता है, हमने ये नहीं लिखवाया था कि शेप डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो स्टीरियो केमिकली इनर्ट ऑर्बिटल में होगा,
इसलिए जितनी शेप डिस्टॉर्ट होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। स्टीरियोकेमिकली इनर्ट ऑर्बिटल होगा, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, अदरवाइज ज्योमेट्री आनी चाहिए थी पेंटागोनल पिरामिडल। तो उतना डिस्टॉर्शन नहीं करा, तो डिस्टॉर्शन तो हुआ है, नॉट टू बी डिस्टॉर्टेड पूछा है, तो नॉट टू बी डिस्टॉर्टेड का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा सर, अगर कहीं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है देयर इज नो चेंज इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हेन, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ले। तो देखो सबसे पहले अमोनिया में H+ ऐड किया, तो उससे NH4+ बना। अमोनिया के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NH4+ में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नो चेंज। AlH3 में एक H- ऐड किया, AlH4- बनाया, AlH3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, AlH4 में sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। अमोनिया से NH2- बनाया, दोनों sp3 है, फिर से कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। लास्ट में SiF4 लिया और उसको SiF6 2- में कन्वर्ट कर दिया, ये sp3 से sp3V2 हो गया, या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में देयर इज नो चेंज इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी एंड टी। चलिए, देयर इज नो चेंज इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हेन, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, ए और सी है, इसका आंसर आएगा ए एंड सर सी। चेंज लिखा है ना सर? सॉरी, देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन पूछा, सॉरी, तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हो गया बी एंड डी, आंसर हो जाएगा बी एंड डी। सर 18 का, ये सर 18 का बी पार्ट सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। तो ए और सी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp3 रहा है, बाकी में चेंज हो गया, आंसर बी एंड डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ये गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो फर्स्ट 18 आंसर हो गया। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अराउंड होता है, उसका आंसर ए रॉन्ग हो गया। पी ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ओनली साइडवाइज ओवरलैप, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये एकदम सही लिखा हुआ है। देयर कैन बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया, दो एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी पाई बॉन्ड बनते हैं। सर ये साइडवेज ओवरलैप का मतलब सर कैसे हुआ, थोड़ा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद AgCl विद AgNO3 सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज लिक्विड, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। AgNO3 से व्हाइट प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब फ्लोराइड आयन मिलेगा, तो फ्लोराइड आयन AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl+NO3- बनाता है, और CCl4 के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट, तो विल नॉट प्रोड्यूस Cl-, विल नॉट प्रोड्यूस Cl- आयन, तो Cl- आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन नहीं सकता, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हमारे लिए, तो इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है सम ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स इन SO2 एंड SO3, यार ये तो कर लेना चाहिए था। SO2 के अंदर अगर हम बॉन्ड चेक करेंगे तो उसमें एक पी पाई होगा और एक डी पाई होगा, और SO3 के अंदर चेक करेंगे तो SO3 में एक पी पाई होगा और दो डी पाई बॉन्ड होंगे, तो उसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछे गए, तो उसका नंबर 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। इनका सम पूछा गया तो 3 आंसर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, डन। क्या देखिए केमिकल बॉन्डिंग 1 में एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 में आपने सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सिलिकेट से रेलेवेंट है, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के टाइप में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ HF इज 9.17 into 10⁻11 मीटर, dipole moment of HF is given, the percentage ionic character in the HF bond will be, सीधा सीधा आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला सिखाया हुआ मैंने आपको, वही डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो अगर हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मानते हुए पहले उसका डाइपोल मोमेंट निकालो, और एक्चुअल डाइपोल मोमेंट डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो दे रखा है 6.104 into 10⁻30 कूलम मीटर, और अगर इस मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मान ले तो चार्ज हो जाएगा 1.6 into 10⁻90 कूलम, और डिस्टेंस आपको 9.17 into 10⁻11 मीटर दे रखा है, तो इतने कूलम मीटर का डाइपोल मोमेंट
आएगा, अगर ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक होगा इंटू 100 कर दो तो आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा सॉल्व में। तो सॉल्व करिए तो आपका आंसर आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो 41.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल हैविंग। तो XeO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसने पूछा हुआ टेट्राहेड्रल हैविंग, तो उसमें आपको p पाई d पाई d पाई e पाई चेक करना है। उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बचे हुए चारों बॉन्ड d पाई b पाई होंगे, ऑल 4 d पाई b पाई बॉन्ड होंगे। उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s और तीनों p जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जेनॉन के पास p ऑर्बिटल होगा ही नहीं, तो जेनॉन का d और ऑक्सीजन का p ही यूज होगा, तो चारों d बाई b बाई बॉन्ड होंगे। उसका आंसर हम लोग सी रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शोन बाय। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा या बेटर टू से हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल चेक करना है तो सबसे पहले XeOF2 चेक करो। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पहले ये बने, 2 बॉन्ड ये हो गए, 4 बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, शेप हुई टी शेप। उसके बाद XeO3F2 चेक करेंगे, नेक्स्ट केस चेक करेंगे XeO3F2। XeO3F2 बनाएंगे तो 3 बॉन्ड ये हो गए और 2 बॉन्ड ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई, ये आंसर हो गया हमारे लिए। उसके बाद अगला वाला कंपाउंड दे रखा है FXeOSO2F। FXeOSO2F अगर दे रखा है तो इसके केस में देखो ये जेनॉन हो गया, एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ हो गया, उसके बाद OSO2F दूसरा बॉन्ड हो गया, 3 लोन पेयर हो जाएंगे, तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में XeF8 2 माइनस बनाएंगे तो जेनॉन के पास 8 बॉन्ड बनेंगे, तो ये भी सर्टेनली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल नहीं बनने वाला, तो उसका आंसर हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर मतलब आपको नॉन जीरो डाइपोल में चेक करना है। तो XeF4 बनाएंगे तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, नेट डाइपोल में 0। IF5 बनाएंगे तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, इसका डाइपोल में नॉन जीरो आ जाएगा, यही आंसर हो गया हमारे लिए। SbF5 बनाएंगे तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगा, फिर से डाइपोल में 0। और CF4 बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल, उसका भी डाइपोल में 0। रेगुलर ज्योमेट्रीज के डाइपोल में 0 होते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ, तो उसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा बी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा BCl3 एंड AlCl3। दोनों में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ईच आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए लुईस एसिड हो जाएंगे। उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन लिखा है HF has highest boiling point among the halogen lights because of its strong hydrogen bonding। HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सारे लाइट्स में सबसे ज्यादा आ जाएगा। H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, F के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, दूसरा H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, F के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो पूछा गया है HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO बिकॉज ऑफ द रेजल्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ एन आयन। तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये ClO4 माइनस है और ये ClO माइनस है। यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसका मतलब ए करेक्ट है।
HClO is formed when the reaction of chlorine and water, ये गलत है, क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन से HCl और HClO बनता है, इसका स्टेटमेंट बी रॉन्ग हो गया। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन OH माइनस, तो आप जानते हो जो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर है, उसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ClO4 माइनस वीक बेस देन OH माइनस हो जाएगा, समझ गए। और सेंट्रल एटम अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो HClO4 बना होगा तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। और HClO का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर होंगे, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो उसका स्टेटमेंट केवल बी इनकरेक्ट हुआ, आंसर लिखेंगे ACNT, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 में BRF5 पूछा गया आपसे। तो बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स इन BRF5। तो देखो IIT ने इसमें थोड़ी लिबर्टी दी थी बच्चों को, क्योंकि हम लोग इसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर कोई बोलेगा स्क्वायर पिरामिडल है तो स्क्वायर पिरामिडल में बेस स्क्वायर होगा तो सारे एंगल ये 90 डिग्री होंगे। तो अगर 90 डिग्री एंगल काउंट करोगे तो इस टॉप वाले फ्लोरीन का इन चारों के साथ 90 डिग्री एंगल होगा, और फिर ये जो चारों फ्लोरीन है इनके म्यूचुअल एंगल भी 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री एंगल टोटल कितने हो गए, 8। लेकिन अगर आप इस लोन पेयर का रिपल्शन काउंट करोगे तो ये ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाएगी, तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे, 0। सर चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक और छूट गया था बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा हुआ है, among LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2 the compound that has the greatest and least ionic character। तो देखो ये Li प्लस है, Rb प्लस है, Be प्लस 2 प्लस है और Mg2 प्लस है। चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसका लीस्ट, तो इसमें सॉरी इसका लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएगा या ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि इसका चार्ज भी कम है और साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद Be2 प्लस में देखेंगे तो इसमें लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर आएगा। क्यों लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है और साइज छोटा है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने पूछा हुआ है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर हुआ RbCl में और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर हुआ BeCl2 में, उसका आंसर बी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में लिखा है एलीन C3H4 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द कार्बन। एलीन लिखेंगे अगर C3H4 तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp एंड sp2, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मॉलिक्यूल AB हैज द बॉन्ड लेंथ 1.617 एंगस्ट्रॉम, डाइपोल मोमेंट इज 0.3 d, द फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इन ESU। तो मतलब इनडायरेक्टली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपको बताया था जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है वो इनडायरेक्टली आयनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन मान लो कि x% चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, बॉन्ड लेंथ 1.67 इंटू 10⁻⁸ इतने ESU सेंटीमीटर बन गया डाइपोल मोमेंट। और एक्चुअल डाइपोल मोमेंट आपको 0.38 d दे रखा है, एंड 1 डिवाइस 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। दोनों तरफ यूनिट सेम कर लो और इक्वेट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी x/100। हमने अज्यूम करा हुआ है कि x% चार्ज एक्चुअली में प्रेजेंट है, ये हो गया x/100 इंटू 4.8 इंटू 1.617 इंटू 10⁻⁻18। तो देखो ये कट गया यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38/4.8। ये परसेंटेज आ जाएगा, बाद में आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो फिर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा।
इंटू 1.617 और करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा फाइनली, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये लगभग 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 5% आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन पूछा है तो 100 पे डिवाइड कर देना, 0.05 इतना आंसर होगा, which is B। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एलिमेंट विच कैन शो ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉर्म p by p by मल्टीपल बॉन्ड। तो आपको बताया था p by p by मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए एक 2p ऑर्बिटल चाहिए होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास केवल 2p ऑर्बिटल है, बाकी किसी के पास 2p ऑर्बिटल है ही नहीं। तो p by p by मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी, कार्बन में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर हो गया डी आपके लिए। 19 पे लिखा हुआ है आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद द सेंट्रल एटम। तो Brf2 माइनस लिखेंगे अगर हम, तो Brf2 माइनस मतलब ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ज्यादा हो गया, 8 हो गए। तो इसमें देखो 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ ये बन गए, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ICl4 माइनस बनाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो ये sp3d2 हो गया। स्क्वायर प्लेयर यही आंसर हो गया। IF6 माइनस बनाएंगे तो ये आपका XgF6 जैसा बन जाएगा। सर ये जो ब्रैकेट इसमें लगा है, इस ब्रैकेट के लगने और न लगने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये नहीं समझ में आ रहा था बस। कुछ नहीं, चार्ज लिखने के ब्रैकेट लगा दिया उसने, इसके बाद और सर जब बिना ब्रैकेट के चार्ज लिखा रहता है। वो भी एक ही बात होती है। ठीक है सर। ये ICl2 माइनस हो गया, ये भी sp3d हो जाएगा और ये sp3d3 हो जाएगा। तो sp3d2 पूछा गया तो इसका आंसर मतलब डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन द क्रिस्टाइन स्टेट। तो जो AlCl एल्यूमिनियम है, AlCl3 की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, AlCl3 की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है दैट इज AlH2O6Cl3। उसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो it will be 6। सर ये आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसे पता चले? क्रिस्टलाइन फॉर्म में हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगी ना सॉल्ट की, AlH2O6 3 प्लस एंड Cl माइनस वाली फॉर्म बनेगी, जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाएंगे तो इसकी डाइबर फॉर्म बनेगी Al2Cl6। Al2Cl6 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे क्रिस्टलाइन फॉर्म पूछा गया, इसलिए आंसर इसका 6 रिपोर्ट करना। ठीक, 24 में N2O3 जो है इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है लोन पे रिपल्शन बचाने के लिए। अगर इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई बना देता, ऑल्दो आंसर नहीं गड़बड़ होता, बट आप उसको समझ सकते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो बता देता हूँ आपको। इसमें देखो सारे लोन पेयर एडजेसेंट आ जाते हैं, इसलिए लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों लोन पेयर और ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को बहुत रिपल्शन देते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। तो नॉर्मली ऐसे नहीं बनाया जाता, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें आप नंबर ऑफ लोन पेयर अगर काउंट करेंगे कि 8 है।